बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इदलिब में खतरनाक तूफान के साए मंडला रहे हैं। बशार फौज की तैयारियों के बीच यूनाइटेड नेशंस ने दी वार्निंग। रशिया ने ऑपरेशन की तायीद की, कहा इदलिब दहशतगर्दों का अड्डा है, नासूर को मिटा देना चाहिए। अमेरिका और मगरबी मुल्क 24 घंटे के अंदर सीरिया में मिसाइल हमले कर सकते हैं, मॉस्को ने दी वार्निंग। आदिल अल जुबैर ने की सर्जी लावरोव से मुलाकात, कहा सऊदी अरब सीरिया के सियासी हल के लिए रशिया के साथ मिलकर काम करेगा। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में सिविलियंस की हलाकतों पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रद्द कर दी। अल हुसी लीडर को इनकलाबी करार देने पर हादी हुकूमत नाराज। अमरीकी ओहदेदार ने कहा यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमलों की छानबीन होनी चाहिए। अमरीका और इसराइल ने ईरान से निपटने के लिए बनाई टास्क फोर्स। जवाद जरीफ अचानक तुर्की पहुंचे, तैयब एर्दोगान से की मुलाकात। अमेरिका ने फलस्तीनियों की हर माली मदद बंद करने का किया फैसला। रोहिंग्यों के खिलाफ क्रैकडाउन पर आंग सान सूची को इस्तीफा दे देना चाहिए था। यूएन ओहदेदार ज़ैद राद अल हुसैन नोबेल इनाम हासिल करने वाली लीडर पर बरस पड़े। मॉब लिंचिंग का एक और वाकया। उत्तर प्रदेश के बरेली में भैंस चुराने के इल्जाम पर मुस्लिम नौजवान को हलाक कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं सीरिया के नाजुक हालात से। रशिया ने अमेरिका से कहा है कि वो सीरिया में कोई गैर कानूनी जारहियत ना करे। हाल ही में मगरबी मुल्कों से ऐसे इशारे मिले हैं कि अगर सीरिया की बशार हुकूमत इदलिब में केमिकल हथियार इस्तेमाल करती है तो उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ रशिया ने इल्जाम लगाया कि मगरबी मुल्क खुद अपने ताइदी मिलिटेंट्स के जरिए केमिकल हमले कराते हुए इस बहाने से सीरिया में फौजी कार्रवाई करना चाहते हैं। अमेरिका में रशिया के सफारत खाने ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि रशियन सफीर एनाटोली अनातोफ ने सीरिया के बारे में अमेरिकी ओहदेदार जेम्स जेफरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी डेविड स्टफील्ड से मुलाकात करते हुए हमले के खिलाफ खबरदार किया। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने वार्निंग दी है कि अमेरिका 24 घंटों के अंदर सीरिया में मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलावा बरतानिया और फ्रांस ने भी जॉर्डन, कुवैत और ग्रीस के एक जजीरे में अपने फौजी अड्डों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मारिया ज़कारोवा ने कहा कि मगरबी मुल्कों ने अपने जहाजों को तैयार रखा है। मंगल के दिन सीरिया की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस में बाज़ दस्तावेजात पेश की थी और दावा किया था कि मिलिटेंट्स इदलिब में केमिकल हमले की तैयारियां कर रहे हैं। इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने इदलिब से सिविलियंस को बाहर निकालने के लिए एक इंसानी रास्ता बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। स्टाफन डी मस्तूरा ने कहा कि वो शख्सी तौर पर इदलिब जाने के लिए तैयार हैं ताकि सिविलियंस को बाहर निकालने के लिए काम किया जा सके। जेनीवा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने ईरान, रशिया और तुर्की से कहा कि वो इदलिब ऑपरेशन को रोकें जिसमें लाखों सिविलियंस मुतासर हो सकते हैं और दोनों तरफ से क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टाफन डी मस्तूरा ने कहा कि इदलिब में कई गैर मुल्की फाइटर्स जमा हैं जिनमें एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 दहशतगर्द हैं। स्टाफन डी मस्तूरा ने कहा कि इदलिब सूबे में तूफान के साए मंडला रहे हैं और उसके असरात खित्ते के बाहर के मुल्कों में भी महसूस किए जाएंगे।
ایسے اشارے ملے ہیں کہ صدر بشار الاسد ادلیب آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ رشیا نے کہا کہ ادلیب دہشت گردوں کا اڈا ہے اور اس مسئلے سے نہیں نمٹا گیا تو یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہوگا۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیریا کے پاس فوجوں کی تعیناتی ایک مشکل صورتحال ہے لیکن یہ ضروری ہے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں سیریا کے قریب سمندر میں 25 جہازوں اور 30 جنگی ہوائی جہازوں کو تعینات کیا جائے گا۔ اسے سیریا میں اب تک کی سب سے بڑی تعیناتی بتایا جا رہا ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے ایک دن پہلے کہا کہ ادلیب کے ملیٹنٹس کا صفایا کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ان ملیٹنٹس کو ناسور قرار دیا۔ تاس نیوز ایجنسی نے وزارت دفاع کے حوالے سے کہا کہ تعیناتی کے علاقوں کو جہاز رانی اور فلائٹس کے لیے خطرناک قرار دیا جائے گا۔ ادلیب آپریشن کی صورت میں سیریا کے تمام باغی اور ملیٹنٹ گروپس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، جن میں حیات تحریر الشام بھی شامل ہے۔ یہ القاعدہ کی ایک شاخ ہے جسے سیریا بحران میں بیرونی مدد ملتی رہی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ سیریا میں سیاسی حل نکالنے کے لیے رشیا کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ وزیر خارجہ عادل الجبیر نے ماسکو میں رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے کئی مسائل پر بات چیت کی۔ عادل الجبیر نے UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل آوری کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیریا میں سیز فائر ہونا چاہیے اور مسئلے کا سیاسی حل نکالنا چاہیے، جیسا کہ ایک UN قرارداد میں کہا گیا ہے۔ سعودی عرب نے سیریا جنگ میں صدر بشار الاسد کے مخالف گروپوں کی سرگرمی سے مدد کی تھی، لیکن رشیا بشار الاسد کا اتحادی ہے۔ عادل الجبیر نے کہا کہ سیریا کے مستقبل کے بارے میں سعودی عرب سیریا کی اپوزیشن کے ساتھ تعاون کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی عمل کی تائید کرتے ہیں اور اس کے لیے رشیا میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ حالیہ عرصے میں رشیا اور سعودی عرب کے درمیان خاص طور پر معاشی شعبوں میں تال میل دیکھا گیا۔ عادل الجبیر نے کہا کہ پچھلے 3 برسوں میں تجارت، سیکیورٹی اور دہشت گردی کی روک تھام اور دنیا کے دوسرے چیلنجز سے نمٹنے کے معاملے میں رشیا اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ یمن جنگ کے بارے میں عادل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب نے صورتحال کے بارے میں رشیا اور دوسرے دوست ملکوں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا ہے اور سیاسی حل پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل ایک کمزور سمجھوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے میں دہشت گردی کی مدد اور بیلسٹک میزائلز کے مسئلے کو شامل نہیں کیا گیا۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ انہوں نے ولادیمیر پوٹین کے سعودی دورے کے بارے میں عادل الجبیر سے بات چیت کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب سیریا کی فوج رشیا اور ایران کی مدد سے ادلیب میں فیصلہ کن آپریشن کی تیاری کر رہی ہے، جو سیریا میں حکومت کے مخالف ملیٹنٹس کا آخری گڑھ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ ٹاسک فورس بنائی ہے۔ یہ ٹاسک فورس ایران کے خلاف معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے کام کرے گی۔ اسرائیل کے وزیر فائنانس موشے کیلون اور امریکہ کے ٹریجری سیکریٹری سٹیفن میوچن نے واشنگٹن میں ملاقات کرتے ہوئے ٹاسک فورس بنانے سے اتفاق کیا۔ اس موقع پر اسرائیل نے ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ ایران نے کہا کہ امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے دوسرے ملک ایک ہو رہے ہیں۔ وزیر خارجہ جواز ظریف نے ترکی کا اچانک دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے ترکی کے صدر طیب اردوان اور وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی میں ہمارے دوست اور امریکہ کے بعض یورپی اتحادی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ امریکہ ایک پارٹنر کی حیثیت سے بھروسے کے قابل نہیں رہا۔ جواز ظریف نے جنگ کی باتیں کرنے والے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو پر جوابی تنقید کی۔ نتن یاہو نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا تو نیوکلیئر ہتھیاروں کے ذریعے اس کا صفایا کیا جائے گا۔ نتن یاہو نے چہارشنبے کے دن نیگیو علاقے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ وارننگ دی۔ نتن یاہو نے کہا تھا کہ جو لوگ اسرائیل کو مٹانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں وہ اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے دشمن اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل کیا کر سکتا ہے۔ جو بھی ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم اسے تکلیف پہنچائیں گے۔ اس کے کچھ گھنٹوں بعد جواز ظریف نے ٹویٹر پر اسرائیل کے کٹر وزیر اعظم پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے اور اسے ایک جنگجو نیوکلیئر ہتھیاروں سے مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ نتن یاہو کے یہ بیانات شرم کی بات ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کا اکیلا ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، لیکن اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہ مانتا ہے اور نہ غلط بتاتا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل کے پاس 200 سے 400 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔
बात करते हैं यमन की। हादी हुकूमत के वजीर इत्तेलात मोहम्मद अल अरियानी ने यमन के बारे में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पर तनकीद की है जिसमें अल हूसी लीडर को इनकलाब का रहनुमा करार दिया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अल हूसी लीडर अब्दुल मलिक अल हूसी के खिलाफ 2015 में पाबंदियां लगाई थी। हादी के वजीर ने यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट को तबाहकुन करार दिया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि यह रिपोर्ट मनगढ़ंत है और उसका मकसद यमन की जायज हादी हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है। वजीर ने कहा कि इस रिपोर्ट में अल हूसियों की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी का कोई जिक्र नहीं किया गया। यह भी नहीं कहा गया कि अल हूसियों की वजह से कितने सिविलियंस हलाक हुए। सऊदी अरब की फौजी इत्तेहाद ने भी यमन के बारे में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट को रद्द कर दिया और कहा है कि इसमें कई झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। हादी हुकूमत की तायद करने वाले सऊदी इत्तेहाद ने इस दावे को भी गलत बताया कि उसकी फौजें सिविलियंस तक इंसानी मदद को पहुंचाने से रोक रहे हैं। खबर है कि अमेरिका ने फलस्तीनियों की हर तरह की मदद बंद करने का फैसला किया है। अमेरिका के मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में यह बात कही गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाली इमदादी तंजीम की मदद बंद करने का फैसला पिछले महीने किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के दरमियान होने वाली एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। इस रिपोर्ट में अमेरिकी ओहदेदारों का हवाला दिया गया और कहा गया कि अमेरिकी हुकूमत ने अपने इस फैसले से मुख्तलिफ मुल्कों को वाकिफ करा दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने अब तक इस फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ओहदेदारों ने बताया कि फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम की मदद जारी रखने या खत्म करने के मामले में अब भी बहस की जा रही है। अमेरिका फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए सालाना 30 करोड़ 50 लाख डॉलर की मदद करता रहा है, लेकिन इस साल ट्रंप ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों की मदद कम करते हुए उसे $60 मिलियन कर दिया। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे राहुल गांधी ने नोटबंदी को गहरा जख्म करार दिया। जेटली ने कहा नोटबंदी के मकसद हासिल कर लिए गए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इदलिब में खतरनाक तूफान के साए मंडला रहे हैं। बशार फौज की तैयारियों के बीच यूनाइटेड नेशंस ने दी वार्निंग। रशिया ने ऑपरेशन की तायीद की, कहा इदलिब दहशतगर्दों का अड्डा है, नासूर को मिटा देना चाहिए। अमेरिका और मगरबी मुल्क 24 घंटे के अंदर सीरिया में मिसाइल हमले कर सकते हैं, मॉस्को ने दी वार्निंग। आदिल अल जुबैर ने की सर्जी लावरोव से मुलाकात, कहा सऊदी अरब सीरिया के सियासी हल के लिए रशिया के साथ मिलकर काम करेगा। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में सिविलियंस की हलाकतों पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रद्द कर दी। अल हूसी लीडर को इनकलाबी करार देने पर हादी हुकूमत नाराज। अमरीकी ओहदेदार ने कहा यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमलों की छानबीन होनी चाहिए। अमरीका और इसराइल ने ईरान से निपटने के लिए बनाई टास्क फोर्स। जवाद जरीफ अचानक तुर्की पहुंचे, तैयब एर्दोगान से की मुलाकात। अमेरिका ने फलस्तीनियों की हर माली मदद बंद करने का किया फैसला। रोहिंग्यों के खिलाफ क्रैकडाउन पर आंग सान सूची को इस्तीफा दे देना चाहिए था। यूएन ओहदेदार ज़ैद राद अल हुसैन नोबेल इनाम हासिल करने वाली लीडर पर बरस पड़े। मॉब लिंचिंग का एक और वाकया। उत्तर प्रदेश के बरेली में भैंस चुराने के इल्जाम पर मुस्लिम नौजवान को हलाक कर दिया गया।
जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों से। यूनाइटेड नेशंस के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि म्यांमार की लीडर आंग सांग सूची को रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन के मसले पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। इंसानी हकूक काउंसिल के चीफ जैद राद अल हुसैन ने, जो जल्द ही ओहदे से हटने वाले हैं, बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली आंग सांग सूची ने वहां बहाने बनाए हैं जहां कार्रवाई की जानी चाहिए थी और मजम्मत की जानी चाहिए थी। जैद राद अल हुसैन का यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार में रोहिंग्यों के खिलाफ ज्यादतियों के लिए वहां के फौजी ओहदेदारों पर मुकदमा चलाना चाहिए, लेकिन म्यांमार की हुकूमत ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। जैद राद अल हुसैन ने कहा कि आंग सांग सूची इस पोजीशन में थी कि वो कुछ कर सकती थी। इस तरह यूएन ओहदेदार ने इशारा दिया कि रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी में म्यांमार की लीडर का भी गठजोड़ है। जैद राद ने कहा कि सूची को क्रैकडाउन के दौरान फौज की तायद करने के बजाय अपने घर लौट जाना चाहिए था। पाकिस्तान में हजारों लोगों ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और दूसरे शहरों की सड़कों पर निकलते हुए गुस्ताखाना कार्टून्स के मसले पर एहतजाज किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने नीदरलैंड्स के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं तोड़े तो इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाएगा और उसकी नाकाबंदी की जाएगी। नीदरलैंड्स के कट्टर सियासतदान ने गुस्ताखाना कार्टून्स का मुकाबला रखा है। तहरीक लब्बैक पार्टी और दूसरी तंजीमों ने मुसलसल दूसरे दिन इस्लामाबाद, लाहौर और दूसरे मकामात पर एहतजाज किया। इस मौके पर इस्लामाबाद में जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। नीदरलैंड्स की हुकूमत ने कहा कि गुस्ताखाना कार्टून्स के मुकाबले का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आजम मार्क रूटे ने कहा कि जिस सियासतदान जेरेट विल्डर्स ने इस मुकाबले का ऐलान किया है वो हुकूमत का रुकन नहीं है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस मुकाबले का हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन डच हुकूमत का कहना है कि इस मुकाबले पर पाबंदी लगाना इजहार ख्याल की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा स्टीव ब्लॉक ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। पिछले साल नवंबर में खादिम हुसैन रिजवी की तहरीक लब्बैक पार्टी ने 3 हफ्तों तक इस्लामाबाद की नाकाबंदी की थी। पाकिस्तान के दस्तूर में एक मामूली तब्दीली के मसले पर यह एहतजाज किया गया था। उस तब्दीली को उन्होंने गुस्ताखाना करार दिया था जिसका ताल्लुक अवामी नुमाइंदों के हलफ लेने के अल्फाज से था। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान सेनेट ने करारदाद मंजूर करते हुए हाल ही में इन मुकाबलों की मजम्मत की। इमरान खान की नई हुकूमत ने नीदरलैंड्स की हुकूमत से यह मसला उठाया है। पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि उन्होंने OIC से दरखास्त की है कि वो गुस्ताखाना कार्टून्स के मसले पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाए। इस्लामाबाद में नीदरलैंड्स के सफारतकार को बुलाते हुए एहतजाज किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने नीदरलैंड्स के वजीर ख़ारजा से भी बातचीत की। इस दौरान तहरीक लब्बैक पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस के दौरान वादा किया था कि वो मदीना जैसी रियासत बनाएगी, अब उसे कार्रवाई करनी चाहिए। रशिया से S-400 मिसाइल खरीदने पर अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगा सकता है। पेंटागन ने इस बात का इशारा दिया। डिफेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि रशिया से डिफेंस सिस्टम और हथियार खरीदने पर हिंदुस्तान को कोई छूट दी जाएगी। एशिया से मुताल्लिक पेंटागन के ओहदेदार रैंडल श्रीवर ने कहा कि अगर हिंदुस्तान रशिया से ये सिस्टम्स खरीदेगा तो ये हमारे लिए फिक्र की बात होगी। अमेरिका ने यूक्रेन के क्राइमिया इलाके को रशिया में शामिल करने के बाद मॉस्को के खिलाफ पाबंदियां लगाई थी, जिनके तहत जो भी मुल्क रशिया के साथ फौजी ताउन करता है उस पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा था कि वो हिंदुस्तान को छूट देने की तायद करते हैं, लेकिन अब अमेरिका से नए इशारे मिल रहे हैं। हिंदुस्तान $6 बिलियन की एक डील के तहत रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला है। इस साल के आखिर में इस समझौते पर दस्तखत होने वाले हैं। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की शक्ल में गहरा जख्म दिया है। उन्होंने दिल्ली में अचानक बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। एक दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने कहा था कि नोटबंदी के बाद मनसूख किए गए 500 रुपए और 1000 रुपए के तमाम नोट्स तकरीबन सिस्टम में वापस आ गए हैं। राहुल गांधी ने राफेल डील के मसले पर भी मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क ये जानना चाहता है कि अनिल अंबानी और मोदी के दरमियान क्या डील हुई। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये गरीबों को तबाह करने के लिए जानबूझकर किया गया कदम था। सदर कांग्रेस ने वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला किसी बड़े स्कैम से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सनतकारों की जेबें भरने के लिए नोटबंदी की गई ताकि वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल सकें।
मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने नोटबंदी पर तनकीद करने वालों पर जवाबी वार किया है और कहा है कि नोटबंदी के मकसद हासिल कर लिए गए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का असल मकसद ये था कि हिंदुस्तान को टैक्स देने वाला समाज बनाया जाए। वजीर फाइनेंस ने कहा कि पिछले 2 साल में इनकम टैक्स रिटर्न्स में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद से कॉर्पोरेट टैक्सेस और इनकम टैक्सेस की वसूली काफी बढ़ गई है। जेटली ने दावा किया कि नोटबंदी के बाद तरक्की की शरह में भी इजाफा हुआ। अब उत्तर प्रदेश के बरेली में मॉब लिंचिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें एक मुस्लिम नौजवान को भैंस चुराने के शुबे में मार मार कर कत्ल कर दिया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मकतूल शाहरुख और उसके 3 दोस्त भैंस चुराने की कोशिश कर रहे थे जब देहातियों ने उन्हें देखा और उनका घेराव किया। तकरीबन 50 गांव वालों के एक हुजूम ने शाहरुख पर हमला किया। ये वाकया मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात पेश आया। पुलिस ने बताया कि उन्हें गाँव वालों की तरफ से एक फोन आया। जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची, शाहरुख जख्मी हालत में जिंदा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शाहरुख की उम्र 20 साल से कुछ ज्यादा बताई गई। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। शाहरुख के दोस्त भागने में कामयाब रहे, लेकिन हुजूम ने उसे पकड़ लिया। बरेली के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिनंदन सिंह ने बताया कि शाहरुख, उसके साथी माजिद, पप्पू और एक दूसरा नौजवान गजेंद्र पाल नामी किसान के घर से भैंस चुराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनट के अंदर ही तकरीबन 50 लोग वहां जमा हो गए। मकतूल के भाई और दूसरों की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि शाहरुख की मौत अंदरूनी जख्मों की वजह से हुई, जो गुर्दे और जिगर पर लगे। खबरों में कहा गया कि शाहरुख पेशे से टेलर था और जुलाई के महीने में दुबई से वापस आया था। कश्मीर के बांदीपुरा में मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि उन्होंने इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान मिलिटेंट्स ने फायरिंग की। आखिरी खबरें मिलने तक ऑपरेशन जारी था। केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने कहा है कि हुकूमत सैलाब से मुतासर रियासत के लिए बैरूनी फंड से फायदा उठाने के मकसद से कानूनी रास्तों का जायजा लेगी। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने बास कायदों की वजह से बैरूनी मदद हासिल करने से इनकार कर दिया था। रियासती असम्बली के खुसूसी सेशन से खिताब करते हुए विजयन ने कहा कि 28 मई को मानसून आने के बाद से रियासत में 483 लोग हलाक हुए। उन्होंने कहा कि रियासत की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई और ये नुकसान रियासत के सालाना मंसूबे से बढ़कर है, जो 37,245.99 करोड़ रुपए है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इदलिब में खतरनाक तूफान के साए मंडला रहे हैं। बशार फौज की तैयारियों के बीच यूनाइटेड नेशंस ने दी वार्निंग। रशिया ने ऑपरेशन की तायीद की, कहा इदलिब दहशतगर्दों का अड्डा है, नासूर को मिटा देना चाहिए। अमेरिका और मगरबी मुल्क 24 घंटे के अंदर सीरिया में मिसाइल हमले कर सकते हैं, मॉस्को ने दी वार्निंग। आदिल अल जुबैर ने की सर्जी लावरोव से मुलाकात, कहा सऊदी अरब सीरिया के सियासी हल के लिए रशिया के साथ मिलकर काम करेगा। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में सिविलियंस की हलाकतों पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रद्द कर दी। अल हुसी लीडर को इनकलाबी करार देने पर हादी हुकूमत नाराज। अमरीकी ओहदेदार ने कहा यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमलों की छानबीन होनी चाहिए। अमेरिका और इस्राएल ने ईरान से निपटने के लिए बनाई टास्क फोर्स। जवाद जरीफ अचानक तुर्की पहुंचे, तैयब एर्दोगान से की मुलाकात। अमेरिका ने फलस्तीनियों की हर माली मदद बंद करने का किया फैसला। रोहिंग्यों के खिलाफ क्रैकडाउन पर आंग सान सूची को इस्तीफा दे देना चाहिए था। यूएन ओहदेदार ज़ैद राद अल हुसैन नोबेल इनाम हासिल करने वाली लीडर पर बरस पड़े। मॉब लिंचिंग का एक और वाकया। उत्तर प्रदेश के बरेली में भैंस चुराने के इल्जाम पर मुस्लिम नौजवान को हलाक कर दिया गया।
یہ تھی آج کی خبریں. ہم شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.